क्या ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी है इसका ट्रेंड खत्म हो रहा है? क्या ये आगे फ्यूचर नहीं होगा इन चीजों का? ये जो चलेगा ये ज्यादा से ज्यादा 2030 तक चलेगा, क्योंकि 30 के बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ 30 to 40% जो है वो कम होने वाली है। जिंदगी जीने के लिए आए हैं या तोड़ती करने के लिए आए। मराठी में बताता हूँ और फिर इंग्लिश में बताता हूँ। जीवन खूप सुंदर है, त्याला आणखी सुंदर बनवूया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेट्स मेक इट मोर ब्यूटीफुल। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम ए देशमुख गए 12 सालों से ऑकल्ट साइंस में काम कर रहा हूँ। मतलब लोगों की परेशानियां जो है वो कम करने का काम कर रहा हूँ। तो उसमें मल्टीपल वेज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, मेडिटेशन है, रिस्ट वॉच है, लोगो है। काफ़ी चीज़ें जो है वो टेक्निकलिटी के साथ स्पिरिचुअलिटी को हम मर्ज करके जा रहे हैं। जो हम कहते हैं कि परेशानियां कम ही कर सकते हैं, हम उनको मिटा नहीं सकते, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी ने मेरी प्रेडिक्शन कर दी कि मेरा साल कैसा जाएगा, एस्ट्रोलॉजी ने भी प्रेडिक्शन कर दी मेरा टाइम कैसा जा रहा है, या मेरा टाइम कैसा गया था, मेरा प्रारंभ कैसा था, मैंने क्या गलत किया। पर वास्तु क्या बता रहा है? ये सारी चीजें वास्तु से कनेक्टेड ही है। जिस दिन आपका जन्म हुआ, आपका जन्म कब हुआ? आप माँ के पेट से बाहर आए तब आपका जन्म हुआ? नहीं, आपका जीवन जब माँ के पेट में गर्भ में पनपना चालू हुआ तभी से आपका जीवन चालू हो चुका है। तो वो माँ भी कहीं तो वास्तु में है, आपके कुछ तो कर्म है, तो आप वहां पे आए हो, तो वहीं से आपका वास्तु चालू हो गया है। वास्तु है क्या? हमारी बॉडी है। आप वास्तु में वास्तु पुरुष को देखते हो तो वास्तु पुरुष और हमारी बॉडी में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस। वो एक ह्यूमन बॉडी दिखाई दी। उन्होंने भगवानों ने उनको बांध रखा है, हमको नहीं बांध रखा। कहाँ दिखते हैं सर बांध रखे हुए? हाँ, वो तो एक आपको समझाने के लिए, बताने के लिए वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप अगर बेसिक देखोगे तो वास्तु आपके ब्रेन, आपका बॉडी इसके साथ ही काम करती है, उसके साथ ही मर्ज है, सिंक्रोनाइज्ड है। एक बेसिक वास्तु में आपको बताता हूँ। देखिए, आपका शरीर जो है, ये शरीर और वास्तु इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आपका मुंह है, वास्तु का एंट्रेंस है। उसके बाद आपके घर का किचन है जो आपका जठराग्नि है। उसके बाद आपके इंटेस्टाइन है जहाँ पे आपकी वास्तु की स्पेस है, जहाँ पे आप सांस लेते हो, जहाँ पे आपका फ्री स्पेस है, वो सारा जो है वो आपकी इंटेस्टाइन है। उसके बाद आपका एग्जिट है जो आपके घर का टॉयलेट है। ये ही है वास्तु। जब आपका मुंह सही है, मतलब आप अच्छा खाओगे तो अच्छा पचेगा, तो अच्छा खींचोगे और अच्छे से निकल जाएगा। इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये वास्तु के एंगल में अगर देखना जाओगे, एंट्रेंस आपका अच्छा है, आपका किचन प्रॉपर वे में है, सही से बना हुआ है। उसके बाद आपकी घर की स्पेस अगर अच्छी है और आपका टॉयलेट प्लेसिंग नीचे हाफ पोर्शन से, जो आपके वास्तु का है, एंट्रेंस के हाफ पोर्शन के बाद अगर है, तो आपको दिक्कतें ज्यादा नहीं आती। आप यही सिंक्रोनाइज कर लो, इतनी ही चीज। एंट्रेंस के बगल में देखिए, मैं कनाडा में, यूएस में कंसल्टेशंस करता हूँ। मैं वहां पे उनको स्ट्रिक्टली बोल देता हूँ, आपके एंट्रेंस में जो टॉयलेट है ना, आप उसको इस्तेमाल मत करो। वो पॉट जो है ना, वो आप निकाल दो, आप उसको इस्तेमाल करो। बाथरूम कहीं पे भी रहने दो, क्योंकि शरीर, हम नहाते हैं तो हर जगह बाथरूम है, हर जगह साफ सफाई करते हैं, बस उसको साफ सुथरा रखो। बाथरूम कहीं पे भी रहने दो, वॉश बेसिन कहीं पे भी रहने दो। तो वो यहाँ पे जो एग्जिट है, एंट्रेंस के वहां पे एग्जिट है, वो हमने निकाल दिया, तो जो हाफ पोर्शन के बाद वाला जो एग्जिट है वो उनका चालू हो गया। बस ये चीजें है, आपका किचन, आपका एग्जिट, आपकी इंटेस्टाइन, ये स्पेस जो एलिमेंट है, ये सही से करिए, आपकी वास्तु सही हो जाएगी। बाकी इसमें और डिटेलिंग में हम अगर जाएंगे तो 45 देवता है, 32 पद है। तो इन डिटेल में हम अगर जाएंगे तो मैं वास्तु में एंटर करते ही लोगों को बताता हूँ कि आपके घर के 3 मेंबर के ये वाला दांत खराब है। इतने तक हम बता सकते हैं। ये वाला आपका जो है वो पार्ट बॉडी का जो है वहां पे पेन है। सर, मैंने 8 घंटे 12 घंटे में जो लोग सालों से चल नहीं पा रहे थे, बस उनके घर में जाके कुछ रेक्टिफिकेशन करके वो चलने चालू हो गए विद इन 8 to 12 आवर्स। क्यों? क्योंकि वो वास्तु और आपकी बॉडी सिंक्रोनाइज्ड है, वो काम करती है। हम अभी जब डिस्कस कर रहे थे तभी आपने भी बताया कि वो, हम ये वाली खिड़की खोलते हैं तो ये चीजें आती है, वो वाली खिड़की खोलते हैं तो ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये कनेक्टेड है आपके बॉडी से। ठीक है। तो अब एक और लेवल ऊपर चलते हैं
जो तंत्र टाइप की चीज़ें आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? क्योंकि मान के चलते हैं एस्ट्रोलॉजी ने मेरा पास बता दिया, वास्तु ने अभी करेंटली मेरा माइंडसेट को इम्प्रूव कर दिया, उसके बाद में तंत्र आ गया, तंत्र कह रहा है भाई जो नहीं भी लिखा वो भी दिला दूंगा तेरे को। सर ये जो चीजें हैं, ये तंत्र, काला जादू, काला जादू, ये जो सारी चीजें हैं, ये टोटके, ये जो सारी चीजें हैं ना, एक अलग दुनिया की है सर, एक अलग दुनिया है। मैं सबको एक मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चीजों में आप ना जाओ, उनको ना छेड़ो। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल है। आपने शेर पाला, आप उसको मांस खिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका वो खाना ही है। आप खिलाओगे खिलाओगे, आपको ऐसा कभी कभी अगर समय आएगा कि आप उसको ना खिला पाओ, क्या होगा सर उस दिन? हमको ही खा जाएगा। आपको ही खा जाएगा। तो ये जो तंत्र है, ये जो रिचुअल्स है, ये जो टोटके है, ये आप जिस दिन बंद कर दोगे ना, वो आपको खाना चालू कर देगा, आपको दिक्कतें करेगा। और वो एक अलग दुनिया है जिनमें हम कहते हैं कि वो एनर्जीज है, वो आपको बार बार मांगेगी ही मांगेगी। तो वो डायरेक्शन में ना जाए। क्योंकि देखिए, हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पे रिचुअल्स किए जाते हैं। जो रिचुअल्स है, जो स्टैंडर्ड है, ये चीजें आपको कुछ नहीं देनी है। अगर वो देनी है तो वो एलोपैथी की जैसे काम करेगी। वो आपको आज दिखाई दे रहा है कि मेरा जो बीमारी है, मेरी जो परेशानी है, वो दूर हो रही है, लेकिन उसके साथ वो एक साइड इफेक्ट भी देगी। क्या सप्रेस करेगी, फिर वापसी ले आएगी, वो वापसी लेके आएगी। ये दिक्कतें आपको होगी। अगर अब आप झेलने के लिए रेडी हो तो आप करो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी चीजों में आप ना पड़ो। जिंदगी जीने के लिए आए हैं या तोड़की करने के लिए आए हैं। इतनी बढ़िया जिंदगी है। हमारी टॅगलाईन है सर, मराठी में बताता हूँ और फिर इंग्लिश में बताता हूँ। जीवन खूप सुंदर है, त्याला आणखी सुंदर बनवूया। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेट्स मेक इट मोर ब्यूटीफुल। ये तोड़के करने में हमारी जिंदगी क्यों जानी है, क्यों देनी है, क्यों डालनी है? मत लीजिए वो रिस्क। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिन्होंने उस चीजों में गए और उनकी अगली 7 पुश्तें पूरी बर्बाद हो गई सर। सबको कुछ ना कुछ बड़ी बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, पैसे आ रहे हैं लेकिन सारी बीमारियों को जा रहे हैं। कोई चीजों में कोर्ट केसेस में जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहे हैं। तो ये चीजों में आप ना पड़ो, सबसे बेहतर है। ठीक है। तो अभी आपके बारे में बात करके चलते हैं। आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी को साथ में यूज करते हो, ये साथ में कैसे काम करता सर ये साथ में ही आया हुआ है, तो ये साथ में ही काम करेगा। आप बहुत सारे लोग जो है वो लोशो ग्रिड कहते हैं, हम लोशो ग्रिड नहीं कहते, हम कर्मा ग्रिड कहते हैं। क्योंकि उसकी जो नंबर्स की प्लेसिंग्स है, ये जो है ये शनि यंत्र है। तो शनि कौन है? कर्म के देवता है। तो ये आपका कर्मा ग्रिड है। ये आपको कर्म क्या करने आए हो, क्या करना जरूरी है, ये सारी चीजें आपको बताता है। वो सारी चीजों के साथ आपको डायरेक्शंस भी बताता है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये सारी चीजें आपकी ग्रिड में दिखाई देती है। कर्मा ग्रिड में देख के उसके साथ हम थोड़े से अगर इंट्यूशन जोड़ लें, तो आपके बर्थ टाइम पे आपका घर का एंट्रेंस ये था, वहाँ पे टॉयलेट यहाँ पे थी, आप जहाँ पे अभी रह रहे हो वहाँ का एंट्रेंस ये है क्या, आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्या, ये सारी चीजें पता चलती है, ये समझती है, दिखाई देती है। उसमें टेक्निकलिटी है। उसमें मेरे पास मैं जो सिखाता हूँ उसमें हम वो चीज़ें भी सिखाते हैं कि ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, हमें इस पे रेमेडीज क्या करनी है। हम एलिमेंट प्लेसिंग पे, बैलेंसिंग पे काम करते हैं। जो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की खाली बात करके चलूँ तो वो काम कैसे करती है? आपका नाम लिखते हो सर? लिखते हैं। अगर आप अपना नाम लिखते हो तो कैसे लिखते हो, कौन से हाथ से लिखते हो, कितनी उंगलियां इस्तेमाल करते हो? राइट से, और 3 उंगलियां। 3 उंगलियां। मुझे आप चीज बताइए, वर्ल्ड वाइड ये 3 उंगलियों को ना इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं? 1 या 2% रहेंगे जिनके हाथ नहीं है, 2 पैरों से कर रहे हैं। जिनकी ये उंगली टूटी हुई है तो ये 2 इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये 1% भी नहीं रहेंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं तो 99% इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेफ्ट हो या राइट हो, जैसे फॉरेन कंट्रीज में लेफ्ट हैंडेड लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड वाली है। ये हमारी 3 उंगलियां और ये हमारी 3 उंगलियां हमारे इंगला पिंगला सुषमना, हमारी जो 3 नाड़ियां है, उनसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये अब आप जब लिखते हो तो ब्रेन का पैटर्न है वो ड्रॉ होता है। तो वो आप जब लिखते हो तो ग्राफोलॉजी
एंड न्यूमरोलॉजी, ये दोनों साथ में काम करती है। आपका जो ब्रेन का पैटर्न है, हम ग्राफोलॉजी से इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके कौन से बॉडी में पेन हो रहा है, बॉडी के कौन से पार्ट में पेन हो रहा है, ये चीज़ क्या कर रहा है, ये डाउन चल रहा है, ये अप चल रहा है, ये लाइंस कैसे दे रहा है, ये कौन सा स्ट्रोक कैसे दे रहा है, ये सारा पता चलता है। उसी के साथ साथ उसके नाम में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि न्यूमरोलॉजी जो है वो वाइब्रेशन बेस्ड शास्त्र है। तो वाइब्रेशंस पे वो क्या लेके जा रहा है खुद का नाम, सिग्नेचर में वो क्या काउंट लेके जा रहा है खुद का नाम, तो ये आप अपने हाथ से लिखोगे। अभी आप 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 30 साल हो गए, आप वही नाम आपका लिख रहे हो, तो आपका पैटर्न जो है वो सेम है। जिस समय आपका नाम हम स्विच करते हैं, एक अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं या एक अल्फ़ाबेट कम करते हैं, तो वो पैटर्न चेंज हो गया लिखने का। तो ये 3 उंगलियों की वजह से आपके ब्रेन का पैटर्न चेंज हो जाए। अब ये 100% आप गलत सिंक्रोनाइज करो या सही सिंक्रोनाइज करो, वो चेंज होना ही है। फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को अगर नाम से सिंक्रोनाइज कर लो, आपके नाम को आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज कर लो, तो वो आपको सही रिजल्ट देगा, उस टाइप का आपका पैटर्न बनाएगा। आप इतने समय हो गए सर आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जीभा जो है वो मोटी है, या मैं हकला की बात कर सकता हूँ, या मैं तोतला हूँ, लग रहा है? मैं इस फील्ड में आने से पहले हकला की बात करता था, मैं तोतला था। मेरे नाम सिंक्रोनाइजेशन में ऐसा चेंज हुआ है कि मैंने किया है कि वो मेरा बंद हो गया। उसके साथ साथ मैंने जेमस्टोन पहन लिया, जिसने वो प्रोटीन मुझे दिया कि वहां से वो चीज मुझे स्विच हो गई। एक्सप्लेन करो एक बार जेमस्टोन का क्या एडवांटेज है। जेमस्टोन एक अलग टॉपिक है सर। देखिए जेमस्टोन है, ये जेम्स हम किसी ग्रह का नाम देते हैं, किसी नंबर का नाम देते हैं, ये रियल में वहां से आया हुआ है क्या, उस प्लेनेट से लाया है आपने? सपोज मैंने बुध पहना है, शुक्र पहना है, तो ये प्लेनेट से आया है? नहीं आया। पहले ये चीज समझो ये बने कैसे है। आपको ये चीज पता होगी कि ये हजारों साल जमीन में दब के अंडर प्रेशर बने हुए। अभी एक बेसिक है, ग्रीन है तो वहां पे जैसे जमीन का ऊपर नीचे होना चालू है, वहां पे पेड़ नीचे चला गया, तो जहाँ पे पेड़ चला गया, उसका पत्ता चला गया, वहां पे वो केमिकल कंपोजिशन बना, वो प्रोटीन बना, उसको सॉलिडनेस हुआ, उसका पत्थर बन गया और ये जेमस्टोन बना। अभी ये काम कैसे करता है? ये एक प्रोटीन है जो आपको बॉडी को, आपके ब्रेन को प्रोवाइड करना है। तो आपने इसको उंगली में पहन लिया, तो ये पेनिट्रेट कैसे होगा, ये जाएगा कैसे? जब आप सनलाइट में जाओगे, इस पे रेज पड़ेगी, सन की रेज, तो ये पेनिट्रेट होगा। तो ये पेनिट्रेट होने के बाद आपके खून में मिलेगा, फिर ये आपके ब्रेन में उस लूप में चला जाएगा। क्योंकि हमारे ब्रेन में 10 लूप है, इसलिए हमें 10 ही उंगलियां है। एक्सेप्ट कोई है जो वर्ल्ड वाइड है जिसको एक उंगली कम है या ज्यादा है, जैसे ऋतिक रोशन का एक उंगली ज्यादा है, तो वो एक्सेप्ट है, लेकिन वहां से कोई चीज ब्रेन में जाती नहीं, क्योंकि वहां पे कंपार्टमेंट बना हुआ नहीं है, वो बॉडी की बनावट वैसी बनी हुई है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है आपके, वो आपके हर एक चीज में आपको मदद करते हैं। जैसे मेरा कम्युनिकेशन का कंपार्टमेंट है, हम शादी के बाद यहाँ यहीं पे हम उंगली में, ये वाले रिंग फिंगर में हम रिंग डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये जो आपका ब्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा बने, उसमें प्यार आए। शुक्र जी क्या है? प्यार है, फिजिकल रिलेशनशिप है। ये चीजें आपको वहां पे संतान प्राप्ति है, ये चीजें आपको मिले, इसलिए वहां पे पहनी जाती है। अब मैंने वहां पे पन्ना पहन लिया, तो पन्ना क्या है? नंबर 5 पन्ना है, बुध, जो कम्युनिकेशन है। छोटा बच्चा है जो बड़बड़ाता है, बड़बड़ाते ना छोटे बच्चे, आपने चुप बोल दिया, थोड़ी देर चुप बैठेगा, बाद में वापस बोलेगा, तो कम्युनिकेशन का नंबर है ये। तो ये कम्युनिकेशन के लिए रिंग फिंगर में मैंने पहन लिया। अब इसको कौन से धातु में पहनना है, ये भी एक साइंस है, वो भी एक चीज है। आपको कोई कंपार्टमेंट में वो चीज रिक्वायर्ड है जो आपने उसको प्रोवाइड करी, लेकिन वो किसके साथ बैठा है? 3 चीजें हैं, चांदी, सोना या तांबा, या तो फिर हम 3 धातु या 5 धातु। आज के डेट में 3 धातु 5 धातु जो है वो बहुत रेयरली अंगूठियां बनती है, तो वो सबके साथ रिलायबल है करके सबके साथ पहन लेते हैं, लेकिन बेसिक है।
ये बेटा है, ये माँ के साथ कंफर्टेबल है या पापा के साथ कंफर्टेबल है, वो आपने उसके बर्थ चार्ट में, उसके न्यूमरोस्कोप में देखना है और फिर बताना है। कई लोग ये उंगली में अलग चीजें पहनवाते हैं, ये उंगली में, वहां पे उस आपके ब्रेन के पोर्टल में, आपके लूप में वो चीज आपको रिक्वायर्ड है क्या, तो वो पहननी जरूरी है। न्यूमरोलॉजी का ये जो डेटा निकल के आ रहा है और जो एस्ट्रोलॉजी का डेटा निकल के आ रहा है, कुंडली से जो देखा जा रहा है, वो सेम आता है? नहीं सर, अलग आता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी के लिए डेटा कुछ है ही नहीं। देखिए, मैंने आपको जो समझा है कि कौन से लूप में क्या जरूरी है, वो वहां पे पहनना जरूरी है। ये पहनने के बाद आपको विद इन 6 मंथ चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि ये पेनिट्रेशन बहुत माइन्यूट होता है, ये माइक्रो में रहता है। ये जाने के लिए भी आपको ट्रेवल टाइम है ना कुछ, तो उसमें भी वहां पे भी रिक्वायरमेंट वाला परसेंटेज भी कुछ है, तो उतने परसेंटेज में उसको जाने के लिए भी टाइम लगेगा। तो वो जब जाएगा तब आपको 6 महीने काम करेगा। लेकिन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उंगलियों को अगर हम पहनने जाए, देखने जाए, तो हर एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट कस्टमाइज करके वो बताते हैं कि कहाँ पे क्या पहनना है। अलग अलग चीज़ है, रीज़न क्या है उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ कौन सा स्टोन पहनना है। ठीक है। और ये जो आपने घड़ी पहन रखी है, अब ये अलग ब्रांच निकल गई। ये साइकोलॉजी है सर, ये 100% साइकोलॉजी पे काम करता है। आपका ब्रेन का पैटर्न है, उसके हिसाब से आप घड़ी चॉइस करते हो और वो आपका समय बताना चालू कर देता है। घड़ी क्या है? आपके बॉडी पे एक ऑब्जेक्ट है जो चालू है, दूसरी कोई चीज है आपके बॉडी पे जो चालू है, कोई नहीं वेयर की जाती, तो ये आपका समय बताती है। इसमें भी डिटेलिंग बहुत है, मतलब मैं 8 घंटे भी बैठूं तो भी डिटेलिंग मैं आपको ना बता पाऊँ, इतनी डिटेलिंग है उसमें। तो ये आपका जो पैटर्न है, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ को, आपका नाम सिंक्रोनाइज करो, आप यूनिवर्स के साथ ट्यून हो जाओ, आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ट्यून हो जाएगी। मैं रिसर्च में जाना चाहता था, इसलिए मैंने ये रिस्ट वॉच पहनी। तो मैं ये लगभग 3 साल हो गए कि न्यूमरोलॉजी में भी इतना मेरा रिसर्च हो गया है, ऑलरेडी मेरे पास डॉक्टरेट है, तभी भी उसके बाद भी और ऐसी चीजें मुझसे खोजी गई। मतलब मैं क्या खोजूं, यूनिवर्स ने मुझे दी कि वो आज तक मैं इंट्यूटिव को मान रहा था, उसको मुझे टेक्निकलिटी की जोड़ मिल गई। मतलब वो चीजें मैं आज टेक्निकली बता सकता हूँ कि हाँ ये ऐसा होता है, जो मैं पहले इंट्यूटिव था, इंट्यूशनली मैं बताता था। थोड़ा एक्सप्लेन करो कि किसको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। नहीं सर, ये थंब रूल नहीं है, मैं एकदम आपको क्लियर बताता हूँ, क्योंकि ये किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका बर्थ चार्ट कहता है, और उसको मर्ज करके उस पे आपको वो चीज ना हो और यहाँ पे वो चीज आपको घड़ी दे दे, तो उस चीज के लिए खाली ये रेमेडी करके हमें पहनना है, ये सबके लिए अलग है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है? मैंने सुना है गोल्डन कलर की घड़ी पहना करो, गोल्ड वाली पहना करो। सर देखिए, एक सिंपल है, मैं एमबीडी में बात करता हूँ। आपका अगर कॉम्बिनेशन 116 का है तो ये घड़ी आपको नहीं चलेगी। मतलब सूर्यदेव है और शुक्र जी है, ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं क्या? अच्छा काम करेंगे, इनका रिलेशन पहले से बिगड़ा हुआ है, तो ये आपके रिलेशंस बिगाड़ेगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो ये थंब रूल नहीं है। कुछ मात्रा में आपको अगर शुक्र एक्टिवेट करना है तो कुछ समय के लिए पहनो। अभी बहुत लोग क्या कहते हैं, ये गोल्ड जो है वो शुक्र के अंदर आता है, तो आप इस फिंगर में पुष्कराज पहनते हो, ये सूरज का है, और इसके साथ फिर सोने में क्यों पहनते हो? तो ये शुक्र है, तो फिर यहाँ पे सोना मतलब सूर्य कैसे चलेगा? तो ये गलत है। ये जो है ये हमें सूर्य के ही अंडर आता है, क्योंकि सोना जो सबसे महंगा धातु है, हम बोल रहे हैं कि जो हम वेयर कर रहे हैं वो सोना है, तो वो सूर्य के अंडर आता है, तो वो सूर्य को चलेगा। आप वहां पे उसको शाइन वाला पहनोगे तो शुक्र के अंडर आएगा, जनरल पहनोगे तो वो नॉर्मल है, उसमें भी काफी वैरायटी आती है। इसलिए मैं बोला कि वो चीज जो है ना वो बहुत डीप तक है। तो और ये घड़ी और इस घड़ी में भी तो डिफरेंस हो गया, आजकल बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉचेस पहनने लग गए। वो बहुत बड़ा टॉपिक है सर, मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ। जिसको हम कहते हैं कि एनालॉग क्लॉक है, ये एनालॉग क्लॉक है, ये स्मार्ट वॉच है। जिसका राहु अच्छा है वो स्मार्ट वॉच पहन सकता है, जिसका राहु खराब है वो स्मार्ट वॉच ना पहने। क्योंकि देखिए एक बेसिक है कि आप उसको केयर करते हो तो वो आपके लिए सही जाएगा, आप उसकी अगर केयर नहीं करोगे
तो आपको खराब रिजल्ट देगा। सबसे बेस्ट है एनालॉग क्लॉक केतु के अंडर जाता है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आप केतु वाला घड़ी, एनालॉग वाला क्लॉक आप पहनो, क्योंकि केतु क्या है, आपके साथ एडजस्ट कर लेता है। मतलब आप उसकी केयर नहीं करोगे तो भी उतना आपको हार्म नहीं करेगा, उतना आपको तकलीफ नहीं देगा। तो मैं एक बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि एनालॉग वाली क्लॉक पहन ले। उसमें डिटेलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक्सपर्ट देखिए और उसको एक्सपर्ट को आप बताइए आपको क्या चाहिए, फिर आप वो घड़ी पहनिए। क्या ये जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी है इसका ट्रेंड खत्म हो रहा है? क्या ये आगे फ्यूचर नहीं होगा इन चीज़ों का? क्योंकि 1-1.5 साल कोविड के बाद उठी है, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अब टू मच हो गया, कोई भी कोर्स कर रहा है, कहीं से भी कुछ भी बन रहा है। बहुत सही सवाल है आपका। देखिए क्या है, हर एक चीज़ को एक समय होता है, वो तब तक ही चलती है। ठीक है, अभी एक बेसिक में चला हम एक देखने जाएंगे तो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वो थी ऑलरेडी, लेकिन सोशल मीडिया में लॉकडाउन से आई, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे तो उन्होंने रील बनानी चालू कर दी, वीडियो बनाना चालू कर दिया, सिखाना चालू कर दिया। मैंने भी खुद लॉकडाउन से ही सिखाना चालू किया, क्योंकि घर पे बैठे थे तो क्या करें, कंसल्टेशन ऑनलाइन चल रही थी तो समय काफ़ी था, तो सिखाना शुरू किया। लेकिन ये जो चलेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 2030 तक चलेगा, क्योंकि 30 के बाद जो है वो वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग जो बेसिक मैंने प्रिडिक्शन देखी हुई है, हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ, 30-40% जो है वो कम होने वाली है। तो उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, न्यूमरोलॉजी देखेंगे, या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन देखेंगे, या नई चीज़ें देखेंगे। तो ये ट्रेंड जो चल रहा है ये रहेगी, जाएगी कहीं नहीं। मतलब जो आज इसका बलून बहुत फूला हुआ है, ये जो है ये वो फूटेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2030-31 तक ये जाएगा, उसके आगे ये चीज़ जाएगी। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो ना, वर्ल्ड वॉर कह रहे हो, वर्ल्ड वॉर होने वाला। अरे यार वो बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए क्या है, मार्केट में आज भारत जो हमारा है ना, यहाँ पे हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास त्योहार जो है ये है करके उसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब हम हर त्योहार में कपड़े खरीद रहे हैं, गहने खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ पे शादी बड़ी की जाती है, हमारे यहाँ पे अगर कोई गुजर भी जाता है तो भी हम खाना खिलाते हैं। को बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पूर्वजों ने बना के रखी हुई है, जिसकी वजह से हमारा चलन चल रहा है। बाहर कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो रोड पे लोग आ गए हैं, उनके पास सारी चीजें बनी हुई है, उनको नई रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं। उनके वहां पे यूथ जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए मतलब मान ही रहे कि नहीं, मुझे मेरा रहना है, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। तो अगर आप बाहर के सारे देशों में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती जा रही है, न्यू कंस्ट्रक्शंस कम होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो इसके चलते कहीं तो कोई तो चेंज आना जरूरी है। अभी न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो हमारा इंडिया से भारत मोदी जी ने आने के बाद किया, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। तो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, ये रियली भी है कि भारत महासत्ता बनने जा रहा है, तो वो बनेगा, क्योंकि आज के डेट में सारी चीज़ें जो एक जगह पे है वो भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। कोई भी चीज़ उठा के देख लो, जो भारत के पास है वो बाहर कंट्रियों में कहीं नहीं है। टेक्नोलॉजी आ गई, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, सारी चीज़ें है, एजुकेशन है, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, तो आप ही महासत्ता बन सकते हो। तो आगे जाके भारत महासत्ता बने, ये मतलब बनेंगे ही, जो मैंने प्रिडिक्शन किया हुआ है। मतलब अगर वर्ल्ड वॉर होगी तो इंडिया में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, पर अगर इनडायरेक्ट हमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर होगा तो होगा ही ये चीज़। क्योंकि अभी सिचुएशन तो ख़राब हो ही रखी है। वो तो अभी बस शुरू हुई है अभी 4-5 सालों में ये बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम किसी को बुरा नहीं चाह रहे, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे ज़्यादा आएगा नहीं। मोदी जी है, सारी चीज़ें संभाल रहे। 30-31 तक तो चले भी जाएंगे वो, आराम से। कोई और ही आएगा, देखेंगे अभी कौन आता है
कोई सीख कैसे सकता है? कोर्स करके पर अगर मान के चलते हैं आपसे कोर्स नहीं ले रहा है, कहीं से भी ले रहा है, एक प्रोसेस क्या है सीखने का अगर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता देखिए, आपको अगर ये कोर्स कहीं पे भी करना है, मैंने कहता मैं बहुत बेस्ट सिखाता हूँ। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो हमारे सोशल मीडिया में हमारे सामने आए हुए ही नहीं है, मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे, लेकिन वो प्रेजेंट है। तो चयन करने के लिए, उनको चुनने के लिए आपने क्या है, पहली चीज़ उनको कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है क्या, कितने कंसल्टेशंस किए हैं, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट डिलीवर किया है क्या। ये तो कहीं तो मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं तो आपको पता चलेगा ही। दूसरी चीज़ है वो क्या सिखा रहे हैं, वो कैसे सिखा रहे हैं, विथ डाटा आपको कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्या, वो चीज़ देखें। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है, आप डॉक्टर तो बन गए उनके पास सीख के, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस वो ले रहे हैं क्या। जो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस सेशंस जो है वो आपके लिए जा रहे हैं क्या वहाँ पे। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी को अगर बीमारी है तो उसके पीछे कॉज सेम नहीं है। सपोज आपका पेट दर्द कर रहा है और 4 बंदों का पेट दर्द कर रहा है, तो सबका रीजन सेम है? नहीं है, अलग है। तो वो उतनी मल्टीपल केसेस आपके सामने से जानी चाहिए, तब आप परफेक्ट एक कंसल्टेंट बन सकते हो। तो आप जब किसी को ढूंढो, किसी से सीखना है, तो आपने वो चीज़ देखो कि ये प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं क्या, आफ्टर कोर्स आपको सपोर्ट देते हैं क्या, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, कंसल्टेशन किससे लेनी चाहिए? किससे कंसल्टेशन लेनी चाहिए, इसके लिए एक बेसिक रूल है। वो चीज़, वो बंदा आध्यात्मिक हो, जिसको अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, वास्तु, ये चीज़ों में आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो वो आध्यात्मिक बंदा होना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब क्या, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, वो मांस मदिरा हम कहते हैं, वो चीज़ों का इंटैक्ट उन पे नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, उनके पास कुछ तो इंट्यूशन पावर होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें टेक्निकलिटी में नहीं आती है। कुछ उस बंदे के पास, वो जो भी रहेंगे उनके पास इंट्यूशंस होने चाहिए आपको। दूसरी चीज़ है, उन्होंने रिजल्ट डिलीवर किए हुए हैं, कितने सालों की प्रैक्टिस है, वो भी देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंसल्टेशन लेने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक बार दवाई देने से आप ठीक होते हो, ये छोटी बीमारी हो गई। अगर आपको बड़ा प्रॉब्लम है, आप मानते हो कि मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, तो आपको उनसे रेगुलर कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ, जैसे मैं खुद करता हूँ, मैं अगर कोई कंसल्टेशन किसी को देता हूँ तो वो 1 ईयर तक वैलिड रहता है। मैं उनको 1 साल तक सपोर्ट देता हूँ। वो 1 साल तक वो जो चीज़ें बताई गई है वो सही से कर रहे हैं क्या, वो सही से फॉलो हो रही कि नहीं कर रही है, उनको कोई दिक्कतें आ रही है क्या, ये चीज़ें सारी जो है वो देखनी ज़रूरी है। वो आप ऐसे कंसल्टेंट देखिए जो आप कल आपको कुछ दिक्कत है तो आप अगर उनको फ़ोन करें तो वो उस पर आपको कुछ तो जवाब दे। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो एक बार आपका कंसल्टेशन हो गया, बात ख़त्म। अगर आपको वापस आना है तो वापस पूरी फीस आपको पेड करनी है और फिर आपको कंसल्टेशन मिलेगा, या बात करने को मिलेगी, या फिर आप कुछ जो है वो हो रहा है वो आपको बताएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो एक बार आपने कंसल्टेशन लिया तो आप वापस से कुछ चीज़ें पूछनी है, सपोज गाड़ी लेनी है, रिस्ट वॉच लेना है, घर लेना है, ये चीज़ें आप उनको बताओ तो उनके लिए वो चेंज आ जाए। अगर आपने ही खुद को किसी को बोला है कंसल्टेंट ने कि सर आपके ये घर में थोड़ी दिक्कतें हैं, आप घर चेंज करो, तो कैसे करेगा, उसको थोड़ी ना पता है कि कैसे घर लेना है, तो आप उसको बताओगे। अब ये उसके पास पैसे आने की जरूरी है, 6 महीने के बाद उसके पास पैसे आ गए, वो घर लेने गया, तो 6 महीने के बाद उसने पूरा कंसल्टेशन आपका वापस लेना है? नहीं जरूरी ना। आपका उसी कंसल्टेशन में ये रेमेडियल पार्ट है तो आपने उसको सपोर्ट देना जरूरी है। तो आप ऐसा कंसल्टेंट ढूंढिए जो आपको आफ्टर कंसल्टेशन भी सपोर्ट दे, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया है, आपने सबकी क्लैरिटी दी है। लॉजिकली मैं कहूँगा आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि कैसे काम करती है सारी की सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम, वेरी गुड मॉर्निंग।